हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ई सरल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिनोलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे और मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। ठीक है यार, तो आज का लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या है, फिनॉल से नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी स्पेशल कंपाउंड होता है ये, जितने भी हमारे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। और आगे फिर बेंजीन के जितने भी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो या बेंजल्डिहाइड बनाना हो या कीटोन्स बनाने हो एरोमेटिक, तो ये स्टार्टिंग कंपाउंड होता है। उस दृष्टि से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई फिनोलिक कंपाउंड्स। चलिए चालू करते हैं। तो वो कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप बेंजीन के कार्बन एटम से जो sp2 होता है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, उनको फिनोलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तीन सबसे कॉमन कंपाउंड जो आपको याद होने चाहिए, उनके कॉमन नेम्स के साथ अभी आपके सामने आ रहे हैं। ये अपना भाई फिनॉल, ये अपना भाई ऑर्थोक्रिजोल। ठीक है, अगर यहां पे लगा होगा तो एमक्रिजोल हो जाएगा और नीचे लगा होगा तो पैराक्रिजोल हो जाएगा, मतलब OMP। ठीक है, OH और CH3 जब एक ही बेंजीन पे लगे होते हैं तो उसको क्रिसोल बोला जाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड हो जाता है। और ये सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ये कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज आने वाली चीज है। ठीक है, तो जो लोग भी कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं उनके लिए तो एक बहुत स्पेशल कंपाउंड है। ये नहीं होता तो बहुत सारी क्रीम्स और ब्यूटिफिकेशन की चीजें और ये सब अवेलेबल नहीं होती। तो काफी स्पेशल कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसको बनाते हैं। तो जब हम सोडियम सॉल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फ्यूज कराते हैं NaOH के साथ तो फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। जहां जहां पे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ ऐसे सवाल आते हैं, वहां पे मैकेनिज्म के डेप्थ में रिवीजन लेक्चर है ना यार। यहां पे मैकेनिज्म के डेप्थ में चले जाएंगे तो मेरे को ऐप में इसको पढ़ाने में 3-4 घंटे लगे थे। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, ई सरल की ऐप यहां से इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे पूरा डिटेल में डेप्थ में एक एक टू दी पॉइंट है। पर हम रिवीजन लेक्चर में भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके काफी सारी चीजों को विद क्वेश्चन, अच्छा खास बात यह है कि हम विद क्वेश्चन चीजें करते हैं, है ना। तो ये हमको क्या है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, सोडियम लगा हुआ है। जब हम इस पे NaOH का रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद H+ डाल देते हैं तो हमको फिनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फिनॉल मिल जाता है। ये फिनॉल है, C6H5OH। क्या है ये? C6H5OH फिनॉल है। ठीक है, और Na2SO3 मिल जाता है। तो ये SO3 यहां से हट गया और NaOH में से यहां पे हमारा OH आके लग गया। ठीक है, तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हो गया। SO3 माइनस की जगह हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास यहां पे OH आके लग गया। चलिए आगे चलते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, आपको तो पता ही है डायजोनियम है मतलब N2 होगा। N2 होगा तो वो उड़ जाएगा, तो बेंजीन को अकेला छोड़ जाएगा। बेंजीन की मदद करने कौन आएगा? OH आएगा। स्टैंडर्ड रिएक्शन है। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम वार्म करते हैं तो फिनॉल ऑब्टेन होता है और नाइट्रोजन इवॉल्व होती है। जब हम इसका स्टीम्ड डिस्टिल्ड H2O के साथ, ठीक है, गर्मा गर्म टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। यार यहाँ पे गर्म टेम्परेचर की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये जाने नहीं देती है आराम से। क्योंकि N2 जाएगा तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी छोड़ के जाएगा, बेंजीन उसको अलाउ नहीं करेगी। बेंजीन बोलेगी भाई मैं sp2 कार्बन वाला हूं मैं, है ना। आप sp3 कार्बन को तो ऐसे ही फुर्र छोड़ के चले जाते थे, मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस N2 को और ताकतवर बनाना पड़ेगा ताकि ये इसको छोड़ के जा सके। और ताकतवर बनाने का तरीका क्या होता है केमिस्ट्री में? उसमें आग लगा दो, आग बबूला हो जाता है ना वो, तो फिर तो वो बेंजीन की भी नहीं सुनेगा और छोड़ के चला जाएगा। तो आग बबूला हो गया, बेंजीन की नहीं सुनी, उसको छोड़ के चला जाएगा। बेचारा ये पानी को बेंजीन पे तरस आ जाएगा, वैसे पानी को बेंजीन पे तरस आएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और N2 बाहर। और ये N2Cl का जो Cl- है, जो बेचारा अकेला हो गया था, ये भी तो कुछ करेगा। तो ये Cl- और यहां से जो H+ एक निकलेगा, भाई ये शुरू में जुड़ा होगा तो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये हमेशा की तरह O बोलेगा मैं तो प्लस नहीं रख सकता, H तू प्लस बन जा। और यहाँ पे जो Cl- होगा वो इस H के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसका भी प्लस गया, इसका भी माइनस गया, तो चार्ज स्पीशीज से नॉर्मल स्पीशीज बन गई। आहा, कार्बन की दुनिया की बेस्ट चीज हो गई नॉर्मल स्पीशीज बनना। ठीक है, तो रिएक्शन समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको याद होनी चाहिए है। इस रिएक्शन को आप एक अलग से कॉपी में लिख सकते हो, सेट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की लिस्ट में। ठीक है, चलिए आप
फिनोलिक एसिड को डिस्टिल करके सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो। सोडा लाइम का क्या काम होता है? CO2 को बाहर भगाना। जैसे N2 पहले उड़ी थी वैसे अभी CO2 उड़ेगा, देखना बुर्र आवाज आएगी। इमेजिन करोगे तो आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी, मेरे से मत बोलना। तो सैलिसिलिक एसिड है ये, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बोला ही था। NaOH और CaO ये क्या होता है? CO2 को भगाने वाले राक्षस। क्या होते हैं ये? CO2 को भगाने वाले राक्षस। ये CO2 यहां से उड़ जाएगा, बेचारे से H को भी साथ में लेके, नहीं, ये वाला जो H है ये एक यहां पे जो वैलेंसी खाली होगी वहां पे जाके जुड़ जाएगा और आपके पास बच जाएगा फिनॉल। ठीक है, और ये Na2CO3 बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? चले आगे भाई। यहां पे CO2 उड़ने वाला होता है, उसकी इच्छा होती है कि CO2 उड़े, पर ये जो यहाँ पे Na है ये उसको पकड़ के और Na2CO3 बना लेता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम इसको बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ऑक्सीजन और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं एसिड के साथ, तो फिनॉल बन जाता है। कैसे बनता है? ये हमारा फिनोलिक नहीं, मतलब फिनोलिक तो नहीं, बेंजाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। C6H5- यहां पे एनायन कौन सा है? बेंजीन का एनायन है। ठीक है, तो C6H5- है। हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाता है, C6H5O- बना लेता है। तो थोड़ा सा अगर चित्रकारी यहां पे करेंगे तो यहां पे माइनस चार्ज था, जब हमने इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो ये जो है भाई साहब यहां पे आके कार्बन का माइनस ऑक्सीजन पे चला गया, तो बहुत फेवरेबल कंडीशन है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज चला गया। और फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां पे H+ मिलेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ये H+ और O- की राम मिलाई जोड़ी है, बन जाएगी बहुत फटाफट खटाखट, तो ये जाके करा लेगा रिएक्शन और C6H5OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5OH। क्या बनाना था? C6H5OH बनाना था, बन गया, खुश रहो। चले आगे, चलिए बेंजीन से कैसे बनाते हैं? बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं। क्या करा रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन करा देते हैं। हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के और उसकी जगह ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ठीक है, V2O5 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? V2O5। ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है काफी जगह पे आपको मिलेगा। दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिनका कंप्यूटर में ज्यादा दिमाग लगता है या एंड्रॉइड में घुसे पड़े हैं, दिन भर PUBG में ढमा ढमा धाए धू धाए करते रहते हैं, उनको ये सारी चीजें बहुत चमकती हैं। एक बात और बता दूं, ये है ना आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी मौका है। बार बार मैं बोलता रहता हूं इस चीज को। आप सेल्फ डाउट करने के चक्कर में, खुद को विक्टिमाइज करने के चक्कर में, खुद को सिंपैथी गेन करने के लिए कि यार पहले तो मेरी 85 परसेंटाइल ही आई थी यार, अभी तो मेरी नीट की तैयारी उतनी अच्छी है ही नहीं यार, तो मैं अगली बार के लिए सोच लेता हूं। नहीं, अगली बार भी सेम मेंटालिटी से मरोगे। कुछ भी सोच रहे हो, अभी जो 2 महीना एक्स्ट्रा मिला है उसको फोड़ के पढ़ो ना। फोड़ के क्यों नहीं पढ़ रहे हो? फोड़ के पढ़ो, ये सारे एडिक्शन से दूर रहो। यूट्यूब पे भी ये लेक्चर देखना, अपने साथ जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखनी कर लेना, उसके नीचे जो न्यूज फीड में आ रहा है, जो आपके मतलब न्यूज फीड तो क्या फीड में आ रहा है, उसको मत देखना। बहुत सारे लोग मिलेंगे कि 1.5 महीने में लाओ 200 नंबर आ जाएंगे, 250 नंबर आ जाएंगे, वो सब नहीं देखना। पढ़ने से आएंगे, बातें सुनने से नहीं आएंगे, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। आपने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लोरोबेंजीन से भी हम बना सकते हैं। रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशंस में एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन में। स्पेलिंग गलत हो गई, वही लग रहा था। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन में। आग लगानी पड़ेगी, आग बबूला करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे? अभी तो कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये जो अपना OH- है ये। तो हम यहां पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे। कितना? 623 केल्विन। काफी ज्यादा टेम्परेचर हमने यहां पे बढ़ा दिया है। 350 डिग्री सेल्सियस कर दिया है कि हमने इसको, बिल्कुल हमने इसको 350 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। इस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है और हमारा फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। तो आपने क्लोरोबेंजीन से देख लिया, फिर हमने डायाजोनियम से देख लिया, नॉर्मल बेंजीन से देख लिया, ऑक्सीडाइज करा के, इतने सारे तरीके ऑलरेडी फिनॉल बनाने के देख चुके हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो हम फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है 2 तरीके से होता है, क्यूमीन और डाउज प्रोसेस। देखो, इंडस्ट्री में ना मेन चीज होता है रोकड़ा। रोकड़ा मतलब पैसा, है ना। तो जो भी इकोनॉमिकली फीजिबल तरीके से बनता है
वो बेस्ट प्रोसेस होता है। यहाँ पे यील्ड वगैरह का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो और उस एक रिएक्शन की 100% यील्ड है और 1 लीटर फिनॉल सोल्यूशन बनाने के आपके 5,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आप अपना रहे हो जहां पे यील्ड 50% ही है, पर 1 लीटर उस 50% सोल्यूशन को बनाने के लिए आपके 500 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो आप जब 2 लीटर बनाओगे तो 100 मतलब तो आपके टोटल 1 लीटर फिनॉल बन जाएगा, कितने में बनेगा? 1,000 रुपए में। तो नेट पैसा कहां पे बच रहा है, वो वाला प्रोसेस यहां पे हमेशा अडॉप्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल होता है, यहां पे कोई क्वालिटेटिव आंसर ढूंढने मत निकलना। लाइफ में हर चीज में क्वालिटेटिव आंसर नहीं मिलता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि यार सबसे ज्यादा पैसा कहां पे बन रहा है और जो भी रिक्वायरमेंट है फिनॉल का वो किस तरीके से आसानी से पूरा हो सकता है। तो 2 प्रोसेस होते हैं, क्यूमीन का प्रोसेस, डाउज का प्रोसेस, ठीक है। दोनों का मैकेनिज्म को डेप्थ में ऐप के अंदर बताया है, जो ईसरल की ऐप है, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके ईसरल सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको वहां पे, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको डिटेल में डेप्थ में मैकेनिज्म समझना हो तो वहां पे मिलेगा। यहां पे हम जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे कि होता क्या है। तो क्यूमीन से जब हम बनाते हैं, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, लर्न दिस, ये अपनी कॉमन नेम की लिस्ट में ऐड कर लो। जो मैं बताता हूं ना कि जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसको ऐड करते जाओ, तो इसको भी ऐड करना है। हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर हम इसको डिकम्पोज कर लेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ फिनॉल और एसीटोन में। तो ये भारी भाषा समझ में नहीं आती है, रिएक्शन को लिख देते हैं। सो दिस इज हमारा प्यारा क्यूमीन, यू हैव टू लर्न दिस, ये आपको याद होना चाहिए। कोई क्यूमीन बोल रहा है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि सो रहे हो? अरे ओए सो रहे हो तो जाग जाओ, हेलो हेलो हेलो, हाँ जाग गए। चलिए हम इसको ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज होगा? ये वाला कार्बन होगा। इसका ये हाइड्रोजन हटेगा और इसके साथ O2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पे कि एक जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, वो वाला बॉन्ड एक टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ जुड़ गया और एक बॉन्ड जो यहां से हाइड्रोजन निकला था उसके साथ जुड़ गया। तो क्या कंपाउंड बन गया? ये वाला, ठीक है। फिर हमने क्या किया? ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। फिर हमने H2SO4.H2O मतलब डाइल्यूट H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाया, तो ये बीच में से हट गया और ये भी बीच में से हट गया। क्या बच गया? सिर्फ फिनॉल बच गया और हमारे को क्या मिल गया? एसीटोन मिल गया। तो ये तो एसीटोन बन के बाहर, देखो ये कंपाउंड ऐसा था, ये जो आपको मैंने इसको अपन ब्लू गोले में कर लेते हैं, ये जो ब्लू गोले में दिख रहा है ये कंपाउंड ऐसा था और ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसा था, तो ये बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ गया, ठीक है। और ये जो नीचे इसका बेंजीन का बॉन्ड था वो भी टूट गया। तो ये तो एसीटोन बन के बाहर, तो बेचारे बेंजीन और OH दोनों अकेले पड़ गए। दोनों ने बोला यार ये दोनों तो वफादार नहीं थे, बेवफा होकर निकल गए, अपन कोई बात नहीं, अपन जुड़ जाते हैं, स्टेबल हो जाएंगे, फिनॉल बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो अपना फिनॉल बन गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। देखो ये जितने भी इंडस्ट्रियल मेथड्स होते हैं ना, ये जो एक्चुअल रियल लाइफ में प्रोफेसर्स जो आपके लिए सवाल बनाते हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो दिन रात उसी चीज के साथ काम करते रहते हैं, है ना। तो इनकी इंपॉर्टेंस वैसे ज्यादा होती है। तो क्यूमीन पे जब हम 2 स्टेप प्रोसेस कराते हैं, ऑक्सीडेशन और फिर उसके बाद H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाते हैं, तो फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है, ठीक है। डाउ प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है एल्कलीन हाइड्रोलिसिस क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। और इससे लार्ज क्वांटिटी में फिनॉल फॉर्म होता है। ये मोस्ट फेमस प्रोसेस है। ये क्या है? मोस्ट फेमस प्रोसेस है ये फिनॉल बनाने का, तो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे फेमस प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। तो हम क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उस पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉपर और आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि ये Cl को मेटल से प्यार होता है, तो ये Cl मेटल के पास चली जाएगी। ये उसको बुला रहे हैं, आजा आजा आजा, निकालने के लिए बुला रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ उसको एक सहारा दे रहे हैं, यार निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं पीछे से, चिंता मत कर, निकल जा वहां से। जैसे ही निकलेगा OH- को दया आ जाएगी पीछे छूटे हुए बेंजीन पर, OH- जाके अटैक कर देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। वैसे तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है ना, ऐसा मत सोचने लग जाना यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमने क्लोरोबेंजीन से OH बना लिया।
अब आप सोचोगे सर कैटलिस्ट क्यों लिया, आपने तो पहले बताया था कि इसको आप 600 केल्विन के ऊपर हीट कर लो तो ये वैसे ही बन जाएगा। मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्री में रोकड़ा इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। 600 से ऊपर केल्विन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मेरे को बहुत सारा कोल खरीदना पड़ेगा, बहुत सारा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, इसके एक अलग झमेले झंझट होते हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि 600 के बजाय किसी तरीके से 400 केल्विन पर ही, जितना ऊपर का टेम्परेचर जाता है ना, मेटलर्जी जिन लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से उनको समझ में आएगा कि जितना ऊपर का टेम्परेचर जाता है पैसा उतना बढ़ जाता है। हमको क्या करना है, पैसे को कम, तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि कम टेम्परेचर पे ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। तो समझ में यहां पे कैटलिस्ट क्यों यूज हुआ है, रटना नहीं है। आया समझ, आया आ गया होगा। चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते भाई। तो दो है यहां पे, एक तो बेंजीन खुद जिसके कारण रिएक्शन होते हैं, और एक इसका OH ग्रुप जिसके कारण रिएक्शन होता है। दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहले देखते हैं OH ग्रुप के कारण रिएक्शन। तो ये भाई एसिडिक होता है, H+ को लूज करके O- में बनने के लिए हमेशा रेडी बैठा रहता है। फिनॉल एक वीक एसिड है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एक स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बन जाता है सॉल्यूशन में, इसलिए होता है। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये हमको सारी चीजें पता है। अब जिन लोगों ने जीओसी के वो 5 रिवीजन लेक्चर देखे थे उनके लिए एक सवाल यहां पे आ रहा है कि कौन से कंपाउंड रिलीज करेंगे CO2 को NaHCO3 के साथ। जिन लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया वो मेरे पे दोष मत लगाना कि सर आपने देखो बताया नहीं, ये मैं ऑलरेडी पीछे से बता चुका हूं। और आपको रिवीजन सीरीज का यूज उठाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीछे से देखना, एक एक चीज देखते हो। ऑर्गेनिक एक सिंगल स्ट्रेच में जो पूरी कर लेता है ना वो फोड़ देता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक स्ट्रेच में तो करते नहीं है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, फिर फिजिकल घुसा देंगे, फिर इनऑर्गेनिक घुसा देंगे। नहीं, पूरे स्ट्रेच में ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक में इंटरकनेक्शन बनते हैं। एक चैप्टर से बहुत सारे बच्चे हाइड्रोकार्बन पढ़ के बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, हेलोजन डेरिवेटिव भी पढ़ना पड़ेगा। जो एक स्ट्रेच में ऑर्गेनिक पढ़ता है उसके लिए ऑर्गेनिक इजी होती है, और जो ब्रेक कर करके पढ़ता है ऑर्गेनिक कभी भी उसकी सगी नहीं होती। ठीक है, तो वो कंपाउंड बताओ जो NaHCO3 के साथ CO2 रिलीज करेंगे। तो वो सारे कंपाउंड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं NaHCO3 के साथ। अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इसके लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा जो हमारा जीओसी के रिवीजन का लास्ट लेक्चर था, वो आपको देखना पड़ेगा। ये पिक्रिक एसिड है, दिस इज पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम की लिस्ट में आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, ये कर देता है, ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है। नॉर्मल फिनॉल्स नहीं करते। पिक्रिक एसिड बहुत एडिशनली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहां पे जब माइनस चार्ज आएगा तो इसका माइनस इन तीनों के -M से बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं तो ये भी कर देगा। ये तो भैया सल्फोनिक एसिड तो बहुत एसिडिक होता है, ये भी कर देगा। ये फिनॉल है, ये उतना एसिडिक नहीं है, H2CO3 से तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो काफी जरूरी सवाल है। ठीक है, तो पीछे से आकर देख लेना, ये लेक्चर देख लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। यहां पे छोटा सा हमने रिवीजन के अंदर रिवीजन कर लिया। आगे चलते हैं, चलो। अगला जो केमिकल रिएक्शन है भाई फिनॉल का, वो होता है अपना PCl5 के साथ। ये रिएक्शन काफी पुअर यील्ड वाला रिएक्शन होता है, ज्यादा अच्छी इसमें यील्ड आती नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन को लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में काफी अच्छा होता है। तो ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज के कारण काफी अच्छी वहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसको तोड़ के क्लोरीन जोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसमें जो मेजर यील्ड होती है वो PPH3 की यील्ड ज्यादा आ जाती है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की यील्ड ज्यादा आ जाती है और क्लोरोबेंजीन की यील्ड उतनी नहीं आती है। तो काफी पुअर यील्ड वाला रिएक्शन होता है। यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। मेन यील्ड जो होती है वो PPH3 की होती है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की। चलिए बहुत बढ़िया। जिंक डस्ट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जब हम फिनॉल को डिस्टिल करते हैं जिंक डस्ट के साथ तो हमको बेंजीन मिल जाता है। जिंक को किससे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, ऑक्सीजन के साथ प्यार है, ऑक्सीजन को खींच लेगा। जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ प्यार है वर्सेस जो जिंक का ऑक्सीजन के साथ प्यार है, तो जिंक बहुत ज्यादा प्यार करता है ऑक्सीजन से। जिंक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, बहुत शानदार आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो जिंक ऑक्सीजन को खींच लेता है, रिडक्शन करा देता है। जिंक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट और हमारे पास बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो ये फिनॉल से बेंजीन बनाने का तरीका है। ये भी बेंजीन का एक प्रिपरेशन मेथड आप मान सकते हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा भी था। अब जो रिएक्शन होगा जिंक के साथ वो सिर्फ बेंजीन के
साथ अटैच्ड ऑक्सीजन से होगा। इस तरीके से जो नॉन बेंजीन का कार्बन है उसके साथ अगर ऑक्सीजन अटैच हुआ तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसके साथ रिएक्शन होता है? सिर्फ उस ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली बेंजीन के sp2 कार्बन से अटैच्ड है। चलिए, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, OH हट जाएगा और ये हमारे पास टोलुइन बन जाएगा। ये नाम भी हमको याद होना चाहिए। क्या है ये? टोलुइन है। क्या है? टोलुइन है। चलिए, बहुत बढ़िया। FeCl3 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल व्हाइट कलर्ड एक कंपाउंड बनाता है, इसलिए हमको वॉयलेट कलरेशन, व्हाइट नहीं वॉयलेट कलरेशन मिल जाता है एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर फिनॉल। क्या है ये? टेस्ट फॉर फिनॉल या एरोमेटिक एल्कोहल। इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स के लिए एक टेस्ट बोल सकते हैं। एल्कोहल जो नॉर्मल होते हैं, जो एल्काइल एल्कोहल होता है, जैसे मान लो हमारे पास CH3OH है। CH3OH जब हम FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, Cl3 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं आता। तो अगर आपको नॉर्मल फिनॉल मतलब एल्काइल फिनॉल्स में और अराइल फिनॉल्स में, ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल और नॉन एरोमेटिक एल्कोहल में डिफरेंशिएट करना है तो हम FeCl3 के साथ टेस्ट करा लेते हैं। अगर वॉयलेट कलरेशन आया तो ये एरोमेटिक है और अगर नहीं आया तो ये नॉन एरोमेटिक एल्कोहल है। ठीक है, चलिए। सो C6H5OH प्लस FeCl3 वॉयलेट कलर आ जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फिनॉल फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से फिनॉल को डिफरेंशिएट करने का रिएक्शन है। ठीक है ना। एसिटाइलेशन शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, इसमें नाम भी जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली पूछा भी जाता है। फिनॉल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है एल्कली सॉल्यूशन में फिनाइल एस्टर्स को बनाने के लिए। चलिए इसको देखते हैं। C6H5OH है हमारे पास प्लस ClCOCH3 है, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस है, इस पे एक लोन पेयर है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को देने वाला, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, तो ये जाके इस पे अटैक कर देगा और आगे रिएक्शन हो जाता है। मैकेनिज्म के लिए आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, OH- की प्रेजेंस में इसलिए कराते हैं ताकि रिएक्शन और फेवर हो सके और आगे जा सके। तो हमारे पास C6H5O C डबल बॉन्ड CH3, तो इसको अटैक करा के Cl को बाहर निकाल देगा। बेसिकली क्या हो रहा है? ये अपना SNAE रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहां पे बन गया फिनाइल एस्टर। एक ग्रुप फिनाइल है और एक ग्रुप अपना दूसरा कोई ग्रुप है। ठीक है, ईथर फॉर्मेशन आप एल्काइलेशन भी करा सकते हो। फिनॉल रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड्स के साथ एल्कली सॉल्यूशन में टू फॉर्म फिनाइल ईथर। ये तो विलियमसन सिंथेसिस है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पे होगा क्या? OH- इसको खा जाएगा तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, फिर हम इस माइनस चार्ज को जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? RX के साथ, तो ये O- रिएक्ट करके बैक साइड अटैक करके X को बाहर निकाल देता है SN2 के मैकेनिज्म से और हमारे पास आ जाता है C6H5OR। क्या आ जाएगा? C6H5OR यहां पे हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए होता है और 3 डिग्री होगा तो कुछ कुछ प्रोपोर्शन SN1 का भी यहां पे होगा। सिर्फ SN2 से रिएक्शन नहीं होगी। अगर 3 डिग्री होता है तो SN1 का भी कुछ कुछ मात्रा में मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम इतनी बार देख चुके हैं। अब अगर हम बेंजीन रिंग के रिएक्शन देखें तो उसको समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जो फिनॉल के ऊपर, ये जो अपना फिनॉल के ऊपर OH ग्रुप है, ये अपने लोन पेयर जो है इधर डोनेट करता है तो ये बॉन्ड इधर खुलता है, तो ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है? ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, चलो वो देख लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, ठीक है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो यहां पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो है और यहां पे भी जो डबल बॉन्ड है वो है। तो इस तरह से ये माइनस चार्ज आएगा। फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई ये डबल बॉन्ड जो है अपना बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया तो यहां पे प्लस चार्ज आया होगा, यहां पे माइनस चार्ज आया होगा, ये प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं। जैसे ये माइनस चार्ज यहां पहुंचा ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो क्या होगा कि प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, तो ये यहां पे एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के जो माइनस चार्ज है हमने देखा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे गया। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? रिंग को एक्टिवेट कर देता है।
ठीक है, इट एक्टिवेट्स द बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन मॉलिक्यूल पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया वो बहुत शानदार तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पे जो अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, वो बहुत शानदार होता है क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन? OH ग्रुप। फिनॉल रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ इन CCl4 टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। जो हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इसके साथ इनकी प्रेजेंस में, ठीक है, तो होता क्या है लो टेम्परेचर पे कि यहां पे Br और यहां पे भी Br जुड़ जाता है एंड दिस इज मेजर। ये क्या बनता है? मेजर बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है स्टेरिक रिपल्शंस कम है, ठीक है। चलिए, फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ इट व्हाइट PPT बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की। देखो हमने यहां पे क्या किया था, लो टेम्परेचर लिया था। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो 3 ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। क्या होता है? 3 ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। सर 3 ब्रोमीन क्यों जुड़ जाते हैं, एक क्यों नहीं जुड़ता? लो टेम्परेचर पे तो हमने रिएक्टिविटी कम कर दी। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो पीएच के साथ ये जो ऊपर OH जुड़ा है, इस OH के इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिंग की एक्टिविटी, मतलब रिंग की रिएक्टिविटी जो है बेंजीन रिंग की, वो इतनी बढ़ गई है, चार्ज डेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, मतलब अभी चलो बना के दिखा देते हैं, NaOH की प्रेजेंस में नॉर्मल टेम्परेचर पे हम ये काम कर रहे हैं तो NaOH क्या करेगा, इसके H+ को खा जाएगा। तो यहां पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज, पूरा साक्षात माइनस चार्ज। तो ये अपने माइनस चार्ज को बहुत अच्छे से रिंग में भेजेगा। रिंग में भेजने से यहां की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर काफी बढ़ जाएगी तो ये वाली पोजीशन, इसको अपन चलो येलो से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये ऑर्थो और ये पैरा, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तीनों जगह से अटैक हो जाएगा किस पे, Br2 के तीनों मॉलिक्यूल पे। तो अपना क्या बन जाएगा, अपना बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एंड दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। नीचे आपको सेटल्ड डाउन हुआ मिल जाएगा। ये कमाल क्यों हुआ, क्योंकि हमने NaOH से OH का H+ खा लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर साक्षात पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया। वो नेगेटिव चार्ज इतना अच्छे से रिंग में गया कि एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। अब यही सेम चीज बार बार आगे रिपीट होती रहेगी। एक बार समझा दी, आगे जो भी अब हम रिवीजन करेंगे उसका सिर्फ रेफरेंस दूंगा, ठीक है ना। नाइट्रेशन कराते हैं तो फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब फिर से लो टेम्परेचर की रेंज, मतलब रिएक्टिविटी कम, तो या तो ऑर्थो बना लेगा या पैरा नाइट्रोफिनॉल बना लेगा, ठीक है। ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब अगर हम पर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, अच्छा ये मेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मल केसेस में स्टेरिक रिपल्शन के कारण पैरा जो अपना फॉर्म होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल या जो भी है, वो मेजर बनता है। पर क्योंकि यहां पे स्पेशल केस ऑफ H बॉन्डिंग है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल यहां से बनता है क्योंकि सब जगह पैरा मेजर होता है, एक जगह ऑर्थो मेजर होता है, लॉजिकल है। यहां पे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, और OH इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं है तो वो ये क्यों नहीं बनाए, और बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर हो जाता है, ठीक है, समझ आया। अब अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जब हम फिनॉल को ट्रीट कराते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर एक तो बहुत अच्छा सा अपना यहां पे NO2+ बनाने का ये बहुत अच्छा रिएजेंट है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और टेम्परेचर भी नॉर्मल है, मतलब रिएक्टिविटी भी हाई है, तो तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मतलब पिक्रिक एसिड, इसको आप अपनी कॉमन नाम की लिस्ट में ऐड कर लो, कॉमन नेम की लिस्ट में इसको भी ऐड कर लेना पिक्रिक एसिड को, काफी इंपॉर्टेंट ये भी कंपाउंड होता है। तो क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो जब ज्यादा रिएक्टिविटी होती है और हमारी बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है OH ग्रुप होने के कारण, ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, ठीक है। हम इसका जब CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, CH3+ बन जाता है, वो ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्रिजोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्थोक्रिजोल और पैराक्रिजोल, यहां पे ये मेजर होगा और ये हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, किसको खा जाएगा, Cl को, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं बहुत बार, है ना। सेम हमने हाइड्रोकार्बन में भी देखा था, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यहां पे और अच्छे से रिएक्शन होगा क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटेड है। क्या है, एक्टिवेटेड है। चलिए
ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। क्या है ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन? COCH3 ऐड हो जाएगा ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ठीक है, यहां पे जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसका ध्यान रखना। यहां पे फंक्शनल ग्रुप अपना C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। चलिए बहुत बढ़िया। गेटरमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं लिक्विड HCN और HCl गैस के साथ। HCN को तो लिक्विड लेते हैं, HCl की गैस लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो लुईस एसिड है, तो हमारे को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये एल्डिहाइड बनाने का, मतलब बेंजल्डिहाइड के वेरिएंट्स बनाने का एक अच्छा तरीका है। बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप को जोड़ने का एक बहुत शानदार तरीका है। HCl प्लस HCN AlCl3 की प्रेजेंस में ये बनाता है। HCl जाएगा अटैक करेगा HN डबल बॉन्ड CH प्लस बना देगा। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है। अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। OH होने के कारण और ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगी और अपना क्या बन जाएगा, इस तरीके का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे पानी का अटैक करा देंगे एसिड की प्रेजेंस में, जिससे हाइड्रोलिसिस होकर ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखो अभी कराते हैं H2O, तो NH3 हटेगा, 2H यहां पे चले गए, H2O के 2H इसके साथ चले गए और ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ गया। तो हमारा क्या बन गया, पैरा बेंजल्डिहाइड, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा बन गया। बहुत सिंपल रिएक्शन हैं। गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम HCl प्लस CO लेते हैं। ठीक है, वहां पे हमने CN लिया था, यहां पे CO लेते हैं, बात वही पड़ती है। CO में क्या होता है भाई, इस तरह का कुछ कंपाउंड होता है, इसने इसको ये दे रखा होता है। जैसे हम इसका H प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहां पे H जुड़ जाएगा, कार्बन पे प्लस बन जाएगा, तो इसमें तो डायरेक्टली CHO ऐड हो जाता है। एक स्टेप कम, बिना हाइड्रोलिसिस कराए डायरेक्टली CHO जुड़ जाता है। किसमें, गेटरमैन कोच। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो COACH कोच के जैसा है। CO में क्या होता है, CO होता है। ट्रिक समझ में आई? तो कोच का CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व है, और मेजर क्या बनता है, पैरा वाला मेजर बनेगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन यहां पे कम है। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन, ये अब एक कार्बीन की बेस्ड रिएक्शन होती है। दिस इज कार्बीन मैकेनिज्म रिएक्शन। तो जो लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म कराओ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और कार्बीन साथ में करा देते हैं। वो मेरे को ये वाला अप्रोच उससे बेटर लगता है, क्योंकि हमको एक तरीके थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यार फिनॉल क्या क्या कर सकता है, तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को बीच बीच में ही देखते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कार्बन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। हम पहले क्लोरोफॉर्म का NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं। और अगर हम CCl4 यूज करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं। जब हम ये काम कराते हैं तो ये रिएक्शन बन जाता है। कैसे बन जाता है, चलो अभी देखते हैं। डाइक्लोरोकार्बिन न्यूट्रल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। डाइक्लोरोकार्बिन बनता कैसे है, अपन ने क्या लिया था, CHCl3 लिया था। ठीक है, यही लिया था, देखे हैं पीछे लिया था ना। चलिए बहुत बढ़िया। जब हमने CHCl3 लिया था, इसको यहां पे रख रहने देते हैं, और यहां पे मैं इसका रिएक्शन OH- के साथ कराऊंगा, तो क्योंकि अब ये क्लोरीन तीन क्लोरीन होने के कारण यहां पे डेल्टा प्लस की मात्रा काफी अच्छी है, और ये नेगेटिव चार्ज को सहन भी कर सकता है। मान लो अगर गलती से ये ऑक्सीजन OH- हाइड्रोजन खा जाता है, तो क्या स्पीशीज बनेगी, CCl3-। इस माइनस चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर देगा, ये क्लोरीन स्टेबलाइज कर देंगे, तो ये स्पीशीज बन जाती है। फिर कार्बन को लगता है यार ये नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया, तो वो क्या करता है कि इस तरह से ये है, यहां पे माइनस चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो वो इस बॉन्ड को यहां से, इस क्लोरीन को यहां से निकाल के बाहर फेंक देता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बीन बन जाता है, CCl2 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, Cl2 यहां नहीं, ये Cl, और यहां पे एक लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो ये क्या बन गया अपने पास, कार्बीन बन गया। डिटेल में तो यार आपको लेक्चर देखना पड़ेगा ऐप पर, है ना। क्या बन गया, ये कार्बीन बन गया। आ रही बात समझ में। तो अगर ये कार्बीन बन गया, तो अब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल है मतलब ये क्या बन गया, अभी ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है अगर, तो फिर जो हमारी बेंजीन रिंग है, जो OH ग्रुप के कारण एक्टिवेटेड है, वो इस पे अटैक कर देगी। तो बहुत ही बढ़िया, ये आपको बता दिया, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगा, OH- इधर O- आएगा, ये रिंग एक्टिवेटेड है।
रिंग एक्टिवेटेड है। अब मेरे को बताओ कि एक तरफ तो आप O- से CCl2 पे अटैक करवा सकते हो, ठीक है, दूसरी तरफ आप कार्बन के माइनस से CCl2 पे अटैक करवा सकते हो। तो ऑक्सीजन का माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि कार्बन का माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? सिर्फ इतना सा जवाब देना और कुछ मत देना। सर कार्बन का माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है। अब दूसरा सवाल पूछता हूं, अटैक ऑक्सीजन से होगा कि कार्बन से? सर जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उससे अटैक होगा। तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? कार्बन। तो अटैक किससे होगा? अटैक अपनी पैरा पोजीशन से होगा। किससे होगा? पैरा पोजीशन से अटैक होगा। तो ये CCl2 पे जाके अटैक, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। वापस से रिंग की एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, इस तरह का कंपाउंड बन गया। OH- आएगा, फिर से इससे हाइड्रोजन खा के चला जाएगा, ठीक है, और फाइनली यहां पे OH जुड़ जाएंगे। फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहां से ये पानी बन के बाहर हो जाएगा, है ना, मतलब डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस तो नहीं, डिहाइड्रेशन जब हम इसका करा रहे हैं, जो भी तरीके से हम करा रहे हैं, ये यहां से बाहर, और फिर H+ देने के बाद वो वाला H+ इस O- पे जाके ये बना देगा। तो हमारे पास क्या बन गया? आपको जो कंपाउंड बनाना था बेंजल्डिहाइड के साथ OH ग्रुप लगा हुआ, आपका वो कंपाउंड बन गया, ठीक है, आया समझ में? चलें। जब हम OH पे दो काम करते हैं, CHCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर NaOH की प्रेजेंस में, तो हमारा ये बन जाएगा क्या? मतलब सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। CCl4 का रिएक्शन करवाएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म, ठीक है, जरूरी है पर इससे मिलता जुलता ही है, इसलिए उसको हम यहां पे नहीं ले रहे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एस्प्रिन फॉर्मेशन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। एस्प्रिन सर दर्द में जो दवा यूज होती है, तो हम सैलिसिलिक एसिड को लेते हैं, उस पे हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये एनहाइड्राइड है, इसका रिएक्शन करवाते हैं H3PO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो सैलिसिलिक एसिड को क्या कर देता है? उसके साथ ये कंपाउंड जोड़ देता है ना। सैलिसिलिक एसिड के ऊपर रिएक्शन करके OCOCH3 जुड़ जाता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? एस्पिरिन के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पेन किलर भी है, ठीक है, और यहां पे आपको एसिड तो मिलता ही है। सो बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये वाला ग्रुप अलग हो गया, है ना, और उसने एक और यहां पे OH ऐड कर लिया, और ये वाला ग्रुप एज इट इज लग के यहां पे जाके अटैक हो गया, ठीक है। चलिए अगला है भाई कोल्बे श्मिट रिएक्शन। देखो कोल्बे नाम सुनते ही ना आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए यार, कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है। इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे इतना काम किया, जनरली देखना आप हमेशा कोल्बे मिल जाएगा। यहां पे भी हम फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें वो रिएक्शन देख रहे हैं। एक और रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब हम CCl4 के साथ रिएक्शन करवा के पहले भी देख चुके हैं, ये एक और रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि फिनॉल से पहले तो हम उसका H+ छीन लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन करवा के, और उसका सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं। फिर हम उसको CO2 के साथ अटैक करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हो जाता है रिएक्शन। अब मैं ये चाहता हूं क्या रहना, आप इसमें अपना दिमाग लगाओ, एक बार सोच के देखो। CO2 के बारे में अपन इसको ध्यान से देखते हैं। ये अपना CO2 होता है, भारी डेल्टा+ है क्या? सर बिल्कुल है। यहां पे C6H5O- है, मतलब वो अपना नेगेटिव चार्ज नीचे गिराएगा, कार्बन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पोजीशन से अटैक होगा, और वो अटैक इस पे होगा, तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, O- बनेगा, उसके बाद H+ देने के बाद अपना सब कुछ काम पूरा हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोच होती है, कुछ याद नहीं करना है। अभी लोग बोलते हैं सर इतने सारे रिएजेंट्स है कैसे याद करेंगे? भैया क्यों याद करना है? अरे बात नहीं यार, ये समझ में है। अपने अंदर की ना आवाज को वो दबाने मत देना किसी को कि यार याद करना पड़ता है। देखो अभी बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। CO2 यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, इस पे अटैक करेगा, इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। यहां पे से जो आपने H+ हटाया था ना, वो इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, तो वो हाइड्रोलिसिस इसके पास जाके O- को OH बना देगा, और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए फिनॉल के टेस्ट की अगर हम बात करें कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है, क्या होता है? एसिडिक होता है। दूसरा, ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल जो है वो वॉयलेट कलर देता है FeCl3 के ड्रॉप के साथ, वॉयलेट कलरेशन होता है। ये फिनॉल और अल्कोहल का डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, फिनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है, तो आप ये कर सकते हो। हमने देखा था व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बना था,
ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो हमने जब बनाया था फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा तो मतलब फिनॉल वहां पे प्रेजेंट है। एक और टेस्ट होता है अल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कैन टेस्ट। वो होता है ना कैन खोलने वाला कोल्ड ड्रिंक का, कुछ और नहीं समझना है ना, वो कैन टेस्ट, ठीक है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हम यूज करते हैं। तो जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं वो तो रेड या पिंक कलर दे देते हैं, और जो नॉर्मल अल्कोहल नहीं होते, मतलब जो फिनॉल होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं, वो कैन टेस्ट में ब्राउन कलर देते हैं। तो अगर रेड या पिंक कलर मिलेगा तो आप नॉर्मल अल्कोहल हो, और अगर ब्राउन कलर मिलेगा तो आप फिनॉल हो। तो ये पीओसी का पार्ट था जो भी हम बीच बीच में लेक्चर में लेते जा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यार देखो, ये अपने फिनॉल का भी रिवीजन खत्म। अगली बार अपन अब कार्बोनिल कंपाउंड्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के 3 नेम रिएक्शन, हेलोफॉर्म, कैनिजारो, एल्डोल, इनको देखेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है आगे बढ़ते बढ़ते। और अब क्योंकि ये भी चैप्टर समाप्त हो चुका है तो आपको यहां से ऐप इंस्टॉल करनी है, तो ध्यान से देखें, सवाल करते रहें और अपनी फोड़ने की चांसेस को बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट।